ये तो आप सब जानते ही होंगे कि जिस गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी और हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है उसका नाम मिल्की वे है। पर इस ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे ही अकेली गैलेक्सी नहीं है। इस ब्रह्मांड के कॉम्पोजिशन और इवोल्यूशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने ये पता लगाने की कोशिश की कि इस ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सी मौजूद हैं। अंत में वो जिस नतीजे पर पहुंचे वो चौंकाने वाला था। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस समय के हमारे ऑब्जर्वेशंस और डेटा के आधार पर इस ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सी मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह रोमांचक वीडियो। सौरकर फैक्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अंधेरी रात में जब हम आसमान को देखते हैं तो इसमें जितने भी तारे हमें नजर आ रहे होते हैं वो सब के सब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही मौजूद होते हैं। इस कारण काफी लंबे समय तक हमें यही लगता था कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही गैलेक्सी मौजूद है और वो मिल्की वे ही है। इस सोच में बदलाव आया साल 1924 में, जब एडविन हबल ने कई सारे स्पाइरल नेबुला में वेरिएबल स्टार्स आइडेंटिफाइड किए। इन स्टार्स की मदद से उन्होंने उन स्पाइरल नेबुला का डिस्टेंस कैलकुलेट किया। अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर वह इस नतीजे पर पहुंचे कि यह तारा मिल्की वे से इतनी ज्यादा दूर मौजूद थे कि वह मिल्की वे का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं हो सकते थे, यानी कि वह मिल्की वे के बाहर मौजूद किसी और गैलेक्सी का हिस्सा थे। उस समय से एस्ट्रोनॉमर्स यह पता लगाने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस ब्रह्मांड में आखिर कितने गैलेक्सीज मौजूद है। इसका पहला रिलायबल एस्टिमेट हमें साल 1935 में मिला, जब हमने हबल टेलीस्कोप को ऊर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन के एक बेहद ही छोटे रीजन पर लगातार 10 दिन तक फोकस किया। यह फोकस एरिया पूरे अंतरिक्ष का मात्र 24 अरबवां भाग था, पर इसमें भी हमें 3000 नए गैलेक्सी का पता चला। इस फोटोग्राफ को बबल डीप फील्ड नाम दिया गया। इस तरह हबल टेलीस्कोप के साल 2003 और 2004 के डेटा के आधार पर फॉर्नेक्स कॉन्स्टलेशन के एक छोटे से एरिया का जब हमने इमेज कंस्ट्रक्ट किया तो इसमें भी हमें हजारों नए गैलेक्सी मिले। इस इमेज को बबल अल्ट्रा डीप फील्ड नाम दिया गया। अब इस इमेज के केवल सेंटर पर अगले 10 साल तक फोकस किया गया। इस छोटे से एरिया के 10 साल के डेटा को असेंबल करके जब उसे अल्ट्रा वायलेट विजिबल और इंफ्रारेड लाइट में ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि यहाँ कम से कम 5500 नए गैलेक्सीज जरूर मौजूद हैं। अंतरिक्ष के एक छोटे से भाग में जब इतने सारे गैलेक्सीज मौजूद हो सकते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सीज मौजूद होंगे। साल 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एस्टिमेट किया था कि हमारे ब्रह्मांड में कम से कम 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद होंगे। पर नासा के न्यू होराइजन स्पेस प्रोब के साल 2021 के डेटा के अनुसार अब हमारे पास इसका नया एस्टिमेट है। दरअसल इस समय के डेटा के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में लगभग 200 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद होने चाहिए। ऑब्वियसली ये मात्र एक एस्टिमेट है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले समय में इसमें चेंजेस हो सकते हैं। पर यह नंबर केवल उन गैलेक्सीज का है जो केवल हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद है, यानी कि ये केवल वो गैलेक्सीज हैं जिन्हें हम अपने टेलीस्कोप से आज ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये केवल वो गैलेक्सीज हैं जिनका लाइट इस ब्रह्मांड के निर्माण के बाद से हम तक पहुंचा है। क्योंकि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, इसमें कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं जिनका लाइट ब्रह्मांड के निर्माण के बाद से आज तक ना तो हम तक पहुंच सका और ना ही कभी पहुंच सकेगा। ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के रेंज से बाहर मौजूद है, इसलिए हम इन्हें ना तो कभी देख पाएंगे और ना ही इनके बारे में कभी जान पाएंगे। यही कारण है कि हम ये तो जानते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे भी हमारा ब्रह्मांड मौजूद है, पर यह कहां तक फैला हुआ है ये ना तो हम जानते हैं और ना ही कभी जान पाएंगे। तो हमने जाना कि करंट एस्टिमेट्स के अनुसार हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 200 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद होने चाहिए। पर एस्ट्रोनॉमर्स ने अलग अलग टेलीस्कोप्स से मिले डेटा के आधार पर यह कंक्लूड किया है कि ये एस्टिमेट्स इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में असल में मौजूद गैलेक्सीज के नंबर से 10 गुना कम हो सकता है। और वो ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे करंट जनरेशन के टेलीस्कोप्स इस समय इस ब्रह्मांड में मौजूद 90% गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करने के लिए केपेबल नहीं है, क्योंकि ये गैलेक्सीज या तो हमसे काफी ज्यादा दूर मौजूद है
इस लिमिटेशन के कारण एस्ट्रोनॉमर्स इन गैलेक्सीज के एग्जिस्टेंस का अंदाजा केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और मॉडल्स के आधार पर लगाते हैं। न्यूली कलेक्टेड डेटा के आधार पर एस्ट्रोनॉमर्स ने यूनिवर्स का सिमुलेशन क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने यह पाया कि अर्ली यूनिवर्स में गैलेक्सीज की डेंसिटी आज से 10 गुना ज्यादा रही होगी, पर इनमें से ज्यादातर गैलेक्सी काफी छोटे और कम चमकीले रहे होंगे और उनका मास हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट गैलेक्सीज के मास के आसपास रहा होगा। इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि समय के साथ यह गैलेक्सी एक दूसरे में मर्ज्ड होकर इवॉल्व्ड होते गए होंगे, जिस कारण इनका टोटल नंबर भी समय के साथ घटता गया होगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड में मौजूद 90% गैलेक्सीज के बारे में जानना अभी भी हमारे लिए बाकी है। हम ये कह सकते हैं कि गैलेक्सी के बारे में भी जानने के लिए काफी कुछ बाकी है जो अभी तक हम नहीं जानते। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब से कुछ महीनों बाद पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। चूंकि ये नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप है, उम्मीद है कि ये इस ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को न सिर्फ सुलझाएगा, बल्कि इस ब्रह्मांड के बारे में काफी सारी नई जानकारी भी हमें जरूर देगा। तो आने वाला समय एस्ट्रोनॉमर्स और स्पेस में इंटरेस्टेड रखने वाले लोगों के लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला है। अगले मुलाकात होगी विज्ञान के किसी दूसरे टॉपिक के साथ। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो पर। बाय बाय।